नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में आज मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। 1973 में शुरू हुआ था इसका आयोजन। इस साल सऊदी अरब ने की पर्यावरण दिवस की मेजबानी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किनारा कर रहे किसान, 2019 में हुई थी शुरुआत। योजना छोड़ने वाले राज्यों में बिहार सबसे ऊपर। और भारत की सबसे कम उम्र की लोकसभा सांसद बनी शांभवी चौधरी। इनसे पहले चंद्रानी मुर्मू के नाम था यह रिकॉर्ड। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल होती है मिनिमम एज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां से डाउनलोड करके आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। वर्तमान में भारत सहित पूरी दुनिया गर्मी की मार झेल रही है। कहीं सूखा तो कहीं हीट वेव अपनी चरम स्थिति में पहुंच गया है। औद्योगिकरण के दौर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, विश्व भर में इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव, हमारे आसपास बढ़ता तापमान, प्रदूषित हवा आदि इस बात पर जोर देते हैं कि प्रकृति और आसपास का एनवायरमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 जून को हर साल पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प देने के मकसद से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। दुनिया भर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और देश के तरह तरह के सार्वजनिक अभियानों और कार्यक्रमों के जरिए प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो पर्यावरण दिवस मनाने की नींव सन 1972 में पड़ी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसे घोषित किया। यह मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। उसी दिन महासभा द्वारा अपनाए गए एक अन्य प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भी निर्माण हुआ था तथा अपनी स्थापना के बाद से ही यानी 1973 से ही पर्यावरण दिवस का आयोजन UNEP द्वारा किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने के लिए एक वैश्विक मंच है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस में 150 से अधिक देशों के लोग हिस्सा लेते हैं। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी सऊदी अरब कर रहा है। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजाइलेशन रखी गई है। आपको बता दें कि भारत भी 2 बार वर्ष 2011 और 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर चुका है। आपने अमूमन किसी सरकारी योजना का लाभ लेने की जद्दोजहद में लोगों के बारे में सुना होगा। आज हम बात करेंगे उन किसानों की जिन्होंने एक योजना को अपनी इच्छा से ही त्याग दिया। जी हाँ, किसानों की आय के स्रोत बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 1 लाख से अधिक किसानों ने स्वेच्छा से छोड़ दिया है। इतनी अधिक संख्या में किसानों द्वारा इस सहायता राशि को छोड़ना कई सवालिया निशान खड़े करते हैं, जैसे क्या किसान इतने समर्थ हो गए हैं कि उन्हें इनकी अब जरूरत नहीं रही, या किसानों ने इसे प्रतीकात्मक रूप से छोड़ा है? क्या संभावित कारण हो सकते हैं इसे छोड़ने के पीछे? सबसे पहले हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और इसके लाभों के बारे में जान लेते हैं। इस योजना को 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, अर्थात इस योजना का 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के लाभ की बात करें तो पात्र किसानों को भारत सरकार द्वारा हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं तथा यह अमाउंट 3 किश्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। पहली किश्त के समय लाभार्थियों की संख्या 3.03 करोड़ थी। 16वीं किश्त इस साल 29 फरवरी को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। इस समय लाभार्थियों की संख्या 9.09 करोड़ थी। अब तक किसानों को पीएम किसान की 16 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। अब यदि हम इनके पीछे के वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो लाभार्थियों की घटती संख्या का अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे इस योजना के लाभार्थियों की संख्या अप्रैल से जुलाई 2022 में 10.47 करोड़ थी, जो नवंबर 2023 में घटकर 8.12 करोड़ रह गई है। यह अंतर करीब 2.35 करोड़ का था। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस योजना को छोड़ने वाले राज्यों में बिहार सबसे ऊपर है। यहां 29,176 किसानों ने इस योजना के लाभ को छोड़ दिया है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान आते हैं। 16वीं किश्त के अनुसार इस योजना का लाभ लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे पहला है, जिसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। अब इस योजना को छोड़ने या इस योजना के लाभ से वंचित करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों ने मिलकर पीएम किसान डेटाबेस से कई इनएलिजिबल किसानों को बाहर कर दिया था, जिससे लाभार्थियों की संख्या में एक बड़ी गिरावट देखी गई। इस इनएलिजिबिलिटी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे संवैधानिक पद धारक या संवैधानिक पद धारण कर चुके व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मासिक पेंशन 10,000 रुपए है या उससे अधिक है, आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति और सभी संस्थागत भूमिधारक किसान आदि को इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है। इसके अलावा सरकार के द्वारा योजना का लाभ छोड़ने के लिए बताए गए संभावित कारणों में शामिल हैं अनुपस्थित जमींदार जिन्होंने सब्सिडी का लाभ न लेने का निर्णय लिया हो, उत्तराधिकार के माध्यम से कर देने वाले वंशजों को भूमि हस्तांतरित की गई हो और लैंड होल्डर्स की स्थिति में परिवर्तन जैसे आयकर की श्रेणी में आ जाना आदि। ऐसी स्थितियों में किसानों को इस योजना से बाहर निकालने के लिए कृषि मंत्रालय ने पिछले साल पीएम किसान मोबाइल ऐप और वेबसाइट में एक मॉड्यूल भी पेश किया था, जो किसानों को स्वेच्छा से इस योजना से बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि यह दौर सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया की दुनिया एक आभासी दुनिया की तरह है। इसी आभासी दुनिया में NASA यानी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 चांद लगा दिए हैं, या यूं कहें कि चांद, तारे और आकाशगंगाओं को आपके पीछे ला दिया है। दरअसल नासा ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक खास फिल्टर लॉन्च किया है, जिसने नेबुला, आकाशगंगाओं, तारों और उल्काओं की दुनिया को आपके इंस्टाग्राम पर ला दिया है। इस फिल्टर का उपयोग कर आप ब्रह्मांड के चमत्कारों को अनुभव कर सकते हैं। यह एक AR फिल्टर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर है, जिसे इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस और नासा ने इसे इंस्टाग्राम चंद्रा एक्सपीरियंस नाम दिया है। यह ब्रह्मांड का एक यूनिक व्यू प्रदान करता है, जो पहले केवल हाई एंड टेलीस्कोप के साथ ही देखा जाता था। अब यदि आप भी इसका अनुभव करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम ऐप खोलें और नासा चंद्रा एक्सरे पेज खोजें। इसके बाद इफेक्ट्स आइकन पर टैप करें। यहां आपको 5 अलग अलग AR फिल्टर देखने को मिल सकते हैं। आप अपने पसंदीदा फिल्टर चुनकर नासा के इस प्रयोग का अनुभव कर सकते हैं। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, जो एग्जाम के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दरअसल नासा का यह फिल्टर उपयोगकर्ताओं को चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और अन्य स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड के चमत्कारों का अनुभव कराता है, तथा नासा द्वारा इस AR फिल्टर को चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी की 25वीं एनिवर्सरी मनाने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। इस स्पेस टेलीस्कोप परियोजना को 23 जुलाई 1999 को लॉन्च किया गया था। चंद्रा एक्सरे वेधशाला नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज का हिस्सा है, जिसमें हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिटाइजर स्पेस टेलीस्कोप और अब कक्षा से बाहर हो चुकी कॉम्पटन गामा रे वेधशाला शामिल हैं। यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने के लिए एक्सरे इमेजेस उपलब्ध कराता है। इसे ब्रह्मांड के बहुत गर्म क्षेत्रों जैसे एक्सप्लोडेड स्टार, आकाशगंगाओं और समूहों और ब्लैक होल के आसपास के पदार्थों से एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह विश्व के सबसे शक्तिशाली एक्सरे टेलीस्कोप्स में से एक है। इसका रेजोल्यूशन 8 गुना ज्यादा है और यह किसी भी पिछले एक्सरे टेलीस्कोप की तुलना में 20 गुना ज्यादा धुंधले स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। किसी देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रगति कैसी चल रही है, इसका पता हम उस देश की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का गुणा भाग करके लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और साधन है जिसके द्वारा आप देश की स्थिति को मेजर कर सकते हैं और यह वैश्विक स्तर पर देशों की स्थिति की सटीक तुलना प्रदान करने में सक्षमता भी प्रदान करता है, और वो है PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आपको पहले बता दें कि PPP एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर निर्धारण करने का एक आर्थिक सिद्धांत होता है। इसमें किसी वस्तु को खरीदने के लिए 2 अलग अलग देशों में भुगतान की गई स्थानीय मुद्रा की विनिमय दर का मापन किया जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
कोई पेन भारत में 10 रुपए का और वही पेन अमेरिका में $1 का है। यानी उस पेन को खरीदने के आधार पर या पीपीपी विनिमय दर के मामले में हमारे 10 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर होगा। दरअसल आईसीपी यानी इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ने परचेजिंग पावर पैरिटी पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक डेटा प्रस्तुत किया है। इसमें 176 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की गई है। यह डेटा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और विकास उपायों के आधार पर देशों के बीच तुलना करने में सक्षम बनाता है और कई सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आईसीपी के अनुसार पीपीपी के संदर्भ में सबसे बड़े 3 अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक जनरेट किया, जिसमें चीन 2021 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसका योगदान लगभग 19% था। चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसने 15% से अधिक का योगदान दिया। यदि हम भारत की बात करें तो पीपीपी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 7% का योगदान दिया है। हालांकि जीडीपी के आकार के आधार पर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य भी आईसीपी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और वो है AIC यानी एक्चुअल इंडिविजुअल कंजम्पशन। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर 4 में से 3 लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां जनसंख्या की औसत मटेरियल वेल बीइंग वैश्विक औसत से नीचे है। यहाँ एक्चुअल इंडिविजुअल कंजम्पशन उस व्यय को दर्शाता है जो सीधे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है, जिसमें सरकार या अन्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं। यह प्रति व्यक्ति जीडीपी की तुलना में जीवन स्तर का अधिक सटीक माप प्रदान करता है, क्योंकि यह केवल उस उपभोग पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्तियों की मटेरियल वेलबींग को बढ़ाता है। यानी यह सामूहिक उपभोग, निवेश, साथ ही आयात और निर्यात जैसी व्यापक आर्थिक गतिविधियों को शामिल नहीं करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टर्म ऑफ द डे की। आज का टर्म ऑफ द डे है बायोकवर। बायोकवर मीथेन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए लैंडफिल यानी कचरे के किसी बड़े ढेर के ऊपर बनाई गई विशेष लेयर्स होती हैं। इसमें लैंडफिल के ही बचे हुए मटेरियल का यूज किया जाता है, जो कि एक बायो फर्टिलाइजर के तौर पर काम करता है, ताकि बैक्टीरिया पनपने के लिए सही वातावरण बनाया जा सके। ये बैक्टीरिया, जिन्हें मिथेनोट्रोप्स कहा जाता है, मीथेन का उपयोग करते हैं और इसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। ये लैंडफिल से हानिकारक गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से तस्वीर को और साफ करने की कोशिश करते हैं। आप लोग एक लैंडफिल की कल्पना करें जहां कचरा दबा हुआ है। आमतौर पर यह कचरा मीथेन यानी एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस पैदा करता है, और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि मीथेन की इंटेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा होती है। इसलिए लैंडफिल के ऊपर एक बायो कवर रखा जाता है। इस बायो कवर में खाद से ढकी छेदनुमा सामग्री की एक परत होती है। खाद परत में रहने वाले मेथनोट्रोपिक बैक्टीरिया लैंडफिल से आने वाली मीथेन का उपयोग करते हैं और इसे कम हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा करने में ये मदद करते हैं। अब आइए वक्त हो चला है आज के बुलेटिन में रैपिड न्यूज को देखने का। प्रियंका जारकीहोली आजादी के बाद अनारक्षित सीट से सांसद में प्रवेश करने वाली कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई हैं और ये कर्नाटक के चिक्काकोडी के कांग्रेस की उम्मीदवार थीं। उन्होंने यह उपलब्धि भाजपा के मौजूदा सांसद अन्ना साहेब जोले को हराकर हासिल की है। उन्होंने अपने नाम कुछ और रिकॉर्ड्स भी दर्ज किए हैं। वे कर्नाटक में अनारक्षित सीट से जीतने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला भी बन गई हैं। साथ ही वो सामान्य सीट से जीतने वाली आरक्षित समुदाय की दूसरी नेता भी बन गई हैं। पहले नेता का रिकॉर्ड कोट्टुरू हरियप्पा रंगनाथ के नाम पर दर्ज है, जो साल 1984 से 1989 के दौरान चित्रदुर्ग से लोकसभा के सदस्य थे। चिक्कोडी को 200-300 साल पहले चिक्कोडी कहा जाता था। यह पान के पत्तों के लिए काफी फेमस है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली शांभवी चौधरी भारत की सबसे कम उम्र की लोकसभा सांसद बन गई हैं। शांभवी अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। आपको बता दें कि देश में लोकसभा सदस्य चुने जाने की न्यूनतम उम्र 25 साल तय की गई है। अब स्लोवेनिया ने भी फिलीपींस को देश के तौर पर मान्यता दे दी है। उसकी संसद ने इसके पक्ष में भारी मतदान किया। इसके पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। अब तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 145 ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है।
इनमें से कई मध्य पूर्वी, अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हैं, मगर इनमें अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल नहीं हैं। अल्जीरिया स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश है, जबकि 2014 में स्वीडन फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला पहला यूरोपीय संघ का सदस्य बना। हालांकि इससे पहले फिलिस्तीन को 6 दूसरे यूरोपीय देशों बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया द्वारा ऐसी मान्यता दी जा चुकी है। फिलीपींस को संयुक्त राष्ट्र में ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला है। इसी साल अप्रैल में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो का इस्तेमाल कर फिलिस्तीन के यूएन का पूर्ण सदस्य बनने के प्रयास को रोक दिया था। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र और कर्नाटक वन विभाग द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट शरावती वैली लायन टेल्ड मकाक सेंचुरी के जंगलों और इसके आसपास रहने वाले दिनचर वृक्षीय स्तनधारियों की स्थिति से जुड़ी है। रिपोर्ट में आसपास के क्षेत्र में लॉयन टेल्ड मकाक की आबादी 730 दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शिकार, कृषि क्षेत्रों के विस्तार, डेवलपमेंट एक्टिविटीज और जलावन की लकड़ियां हासिल करने के कारण इसके आवास को नुकसान हुआ है। लॉयन टेल्ड मकाक का साइंटिफिक नाम मैकाका सिलेनस है। इसका नाम इसकी शेर जैसी लंबी, पतली और घनी पूंछ के कारण रखा गया है। यह पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों के वर्षा वनों में पाई जाती है। IUCN द्वारा इसे इंडेंजर्ड यानी संकटापन्न घोषित किया गया है, जबकि इसे साइट्स के अपेंडिक्स 1 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। टेलीमानस के विशेष सेल को लॉन्च करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं। नए सेल का संचालन 2 साल की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा। इसके तहत सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी, साथ ही उनके परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को भी इनमें कवर किया जाएगा। टेलीमानस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा है। यह हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 24/7 टेलीमानस स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 46 टेलीमानस सेल काम कर रहे हैं। यह सुविधा 20 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। टेलीमानस हेल्पलाइन को अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। आज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। IIT बॉम्बे एक बार फिर देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनकर उभरा। इसके बाद दूसरे स्थान पर IIT दिल्ली को जगह मिली है। दोनों ही संस्थानों की वैश्विक स्तर पर रैंक पिछले साल के मुकाबले बेहतर हुई है। भारत के सिर्फ यही 2 उच्च शिक्षा संस्थान हैं जिन्हें इस रैंकिंग में टॉप 150 संस्थानों में जगह मिली है। IIT बॉम्बे को इनमें 118वीं रैंक मिली है, जो पिछले साल की 149वीं रैंक से 31 रैंक बेहतर है। इसी तरह IIT दिल्ली ने भी पिछले साल की 197वीं रैंक से 47 रैंक बेहतर होकर 150वीं रैंक हासिल की है। इस रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु 211वीं रैंक के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि IIT खड़गपुर ने चौथा स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर 61% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने इस साल 13वीं बार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का स्थान बरकरार रखा है। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन का इंपीरियल कॉलेज लंदन है। इसने इस बार अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 6ठे स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी पहुंच हासिल की है। तीसरा स्थान संयुक्त रूप से हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को मिला है। QS यानी क्वार्क्सवेरेली साइमंड्स उच्च शिक्षा से जुड़े विश्लेषण और सेवाएं मुहैया कराता है। इसका मुख्यालय लंदन में है। यह हर साल विश्वविद्यालयों की वैश्विक स्तर पर रैंकिंग जारी करता है। ताजा रैंकिंग के मुताबिक भारतीय हायर एजुकेशन सिस्टम दुनिया में 7वें स्थान पर है, जबकि एशिया में तीसरे स्थान पर है। एशिया में यह केवल जापान और चीन से पीछे है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का लाभ भारत का हर किसान ले सकता है। हर साल 8,000 रुपए 3 किश्तों में किसानों को प्रदान किए जाते हैं। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 3 सही है, कथन 1 और 3 सही हैं, या फिर सभी कथन सही हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा रहा? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु या फिर IIT खड़गपुर?
अब आइए नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या है सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 16? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के तहत की गई थी। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं या फिर कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कथन 1 सही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।